जहां लॉकडाउन के बाद लोगों में सिनेमा के लिए प्यार बढ़ता जा रहा है, वहां पे मराठी इंडस्ट्री पिछले 5 साल में एक भी 50 करोड़ प्लस मूवी नहीं दे पाई है। तो ऐसा क्या रीजन है कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड माने जाने वाला डॉक्टर बाबा साहेब फाल्के अवार्ड, और उन्हीं बाबा साहेब फाल्के जो मराठी आदमी है, उनकी मराठी इंडस्ट्री बेयरली सर्वाइव कर पा रही है अपने खुद के महाराष्ट्र में। आखिर क्यों इस देश को सबसे पहला सिनेमा देने वाली इंडस्ट्री मराठी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है सर्वाइव करने के लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया का पहला सिनेमा महाराष्ट्र ने दिया था। इंडिया का फर्स्ट कलर्ड सिनेमा जो कि किसान कन्या है, ये भी महाराष्ट्र ने दिया था। इंडिया का पहला स्पोकन सिनेमा जो कि आलम आरा है, ये भी महाराष्ट्र ने दिया था। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र। इंडिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है महाराष्ट्र। और इंडिया में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज भी मराठी है। फिर भी 2024 में सिर्फ 184.34 करोड़ रुपीस कमाया है मराठी बॉक्स ऑफिस ने टोटल, जबकि गेम चेंजर जैसी मूवी जो कि फ्लॉप रही है उसने 182 करोड़ अकेले कमाए हैं। एंड आखिरी 100 करोड़ क्रॉस करने वाली मराठी मूवी भी 10 साल पहले आई थी, सैराट। तो चलिए जानते हैं कि व्हाई आर मराठी फिल्म्स फेलिंग। द कर्स ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। एंड हिस्टोरिकली बहुत टाइम के लिए बॉलीवुड इंडियन सिनेमा का फेस था। पहले से बॉलीवुड बिग बजट गुड विजुअल्स वाली मूवी बनाते आया है, एंड इस वजह से मराठी ऑडियंस ज़्यादातर हिंदी मूवीज प्रीफर करती थी। एंड इस एक रीज़न से बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट देखने मिलता है, जहाँ पे मराठी ऑडियंस मराठी मूवीज के पहले हिंदी मूवीज देखना प्रीफर करती है। एंड इस कल्चरल शिफ्ट की वजह से मराठी मूवीज कभी ज़्यादा ग्रो कर ही नहीं पाई। जहाँ पे कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कन्नड़ा मूवीज चलते हैं, केरला में मलयालम मूवीज चलते हैं, तमिलनाडु में तमिल मूवीज चलते हैं, महाराष्ट्र में हिंदी मूवीज चलते हैं, ना कि मराठी। मराठी मूवीज रिलीज तो होती है, लेकिन जितना पैसा हिंदी मूवीज महाराष्ट्र में कमाती है, उतना पैसा मराठी मूवीज महाराष्ट्र में नहीं कमा पाती। सिनेमा हॉल का नंबर भी किसी इंडस्ट्री के हिट या फ्लॉप होने का रीजन बनता है। सिनेमा हॉल मेजरली दो तरह के होते हैं, एक होता है मल्टीप्लेक्स एंड एक होता है सिंगल स्क्रीन। मल्टीप्लेक्स के अंदर मेजरली पीवीआर, आईनॉक्स एंड सिनेपोलिस जैसी बड़ी कंपनीज आती है। एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स वो होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल स्क्रीन होती है। मल्टीप्लेक्स काम करते हैं रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे, यानी कि टिकट के प्रॉफिट में से कुछ पैसा फिल्म वालों के पास जाता है एंड कुछ पैसा सिनेमा हॉल ओनर के पास। जबकि सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल रेवेन्यू शेयरिंग पे भी काम कर सकती है या रेंटल मॉडल पे भी काम कर सकते हैं। रेंटल मॉडल के अंदर फिल्म प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सर्टेन अमाउंट इन सिनेमा ओनर्स को पे कर देते हैं, एंड उसके बाद टिकट बेचने से जो भी फायदा होगा या जो भी नुकसान होगा वो सिर्फ और सिर्फ मूवी प्रोड्यूसर का होगा, ना कि इन सिनेमा हॉल ओनर्स का। मेजॉरिटी ऑफ सिंगल स्क्रीन भी रेवेन्यू मॉडल ही प्रीफर करते हैं। एंड क्योंकि नंबर ऑफ सिनेमा हॉल्स इंपॉर्टेंट है, आइए कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ सिनेमा हॉल डिफरेंट इंडस्ट्रीज के पास। तेलुगु इंडस्ट्री के पास 1801 सिनेमा हॉल्स है, तमिल इंडस्ट्री के पास 1036 सिनेमा हॉल्स है, कन्नड़ा इंडस्ट्री के पास 833 सिनेमा हॉल्स है, मलयालम इंडस्ट्री के पास 648 सिनेमा हॉल है, वेराज महाराष्ट्र में 1012 सिनेमा हॉल्स है। लेकिन जो महाराष्ट्र में 1012 सिनेमा हॉल्स है, ये सारे मराठी इंडस्ट्री के लिए सिनेमा हॉल्स नहीं है, ये महाराष्ट्र के सिनेमा हॉल्स है। जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में मेजॉरिटी ऑफ शोज उनके लैंग्वेज में होते हैं, महाराष्ट्र में मेजॉरिटी ऑफ शोज हिंदी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मुंबई के अंदर के सिनेमा हॉल्स देखिए, इसमें आपको बेयरली 1 या 2 मराठी सिनेमाज मिलेंगे, एंड ये पूरी मुंबई की बात कर रहा हूँ। वेराज आप कोची के सिनेमा के शोज देखिए, आपको 99% या फिर 100% सिर्फ मलयालम में ही शोज मिलेंगे, बेयरली कोई इंग्लिश या हिंदी में शो देखने मिलेगा। तो इफेक्टिवली मराठी इंडस्ट्री के पास 1000 नहीं बल्कि 100 या 200 सिनेमा हॉल्स ही बच जाते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैक्सिमम सिनेमा हॉल जो है ये मुंबई, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर एंड सोलापुर इन सिटीज में है, एंड इन सिटीज में हिंदी मूवीज देखना ज़्यादा प्रीफर किया जाता है मराठी मूवीज से। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि वो इनकम जो ज़रूरतें पूरी करने के बाद आदमी के हाथ में बचती है, एंड ये महाराष्ट्र में बाकी इंडस्ट्री के कंपेयर में सबसे कम है। अगर आप पर कैपिटा इनकम भी देखें तो ये रहे कुछ स्टेट्स के पर कैपिटा इनकम, अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम सबसे कम दिखाया गया है, जिसका मतलब है महाराष्ट्र के लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी सबसे कम होगी। एंड सिनेमा इज अ लग्जरी, इसलिए लोग सिनेमा देखने कम जाएंगे।
महाराष्ट्र में ये भी देखा गया है, जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स होते हैं ये जनरली लोकल सिनेमा को प्रमोट करते हैं एंड लोकल शोज लगाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल ओनर्स हिंदी पिक्चर प्रीफर करते हैं मराठी मूवीज के कंपेयर में। इस आर्टिकल में सिंगल स्क्रीन ओनर्स मराठी मूवीज को एक बर्डन बताते हैं, क्योंकि मराठी शोज मोस्टली आधा सिनेमा हॉल भी नहीं भर पाती है एंड ये एक बर्डन बन जाता है सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल ओनर के ऊपर जो रेवेन्यू शेयर करते हैं। एंड इसी वजह से सिंगल स्क्रीन ओनर जनरली मराठी मूवीज को लगाना प्रिफर नहीं करते या फिर नॉन प्राइम ड्यूरेशन पे लगाते हैं। प्राइम ड्यूरेशन का मतलब वो टाइम जब ऑडियंस सिनेमा में जाना पसंद करती है, फॉर एग्जांपल फ्राइडे नाइट, संडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग और सैटरडे मॉर्निंग्स। सिनेमा ओनर्स प्राइम ड्यूरेशन के टाइम को कम ऑडियंस वाली मराठी मूवीज के जगह ज्यादा ऑडियंस वाली हिंदी मूवीज लगाना प्रीफर करते हैं, जो उन्हें फायदा हो। एंड इसी वजह से 2023 में महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने एक रूल पास किया था जिसके अंदर सारे सिनेमा हॉल्स को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मराठी मूवीज लगाने ही पड़ेंगे। बट इसी स्टेटमेंट के खिलाफ उसी साल शेरिन टॉकीज के ओनर ये बोलते हुए पहुंच गए कि उनके 800 सीटर सिनेमा हॉल में बेयरली 20 या 30 ऑडियंस आती है मराठी मूवी देखने के लिए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, सैलरीज के लिए, एसी के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा कहाँ से आएगा। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है लो बजट। फॉर एग्जाम्पल इसी साल आई हुई सबसे महंगी मराठी मूवी थी फुलवंती, जो कि फ्लॉप रही। उसका बजट सिर्फ 7 करोड़ रुपए था। या फिर पिछले साल आई हुई मूवी धर्मवीर, जिसका बजट 8 करोड़ रुपए था। बट सिर्फ लो बजट ही मूवीज के फेलियर का रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि कांतारा, मार्को और दमन जैसे मूवीज भी है जो लो बजट पे बहुत ज्यादा चली है। एंड इनमें से दमन तो सिर्फ 95 लाख रुपीस में बनी थी एंड उसने मिनिमम 25 करोड़ रुपीस कमाए हैं। लैक ऑफ इनोवेशन इन सिनेमैटिक एस्पेक्ट्स, ये लैक स्क्रीन प्ले में हो सकता है, स्टोरी टेलिंग में हो सकता है या डायलॉग में भी हो सकता है। मराठी मूवीज में ना एक पैटर्न सा बन गया है, एक तो ओवर यूज ऑफ कॉमेडी होगी या फिर कोई लव स्टोरी होगी या फिर कैरेक्टर का गाउठीपना और देसीपना दिखाया जाएगा। कॉमेडी के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मराठी मूवीज ने कभी अच्छी कॉमेडी मूवीज दी नहीं है। पुराने मूवीज जैसे कि दे धक्का, नवरा माझा नवसाचा, जत्रा, ये कल्ट क्लासिक मूवीज है और ये कल्ट क्लासिक मूवीज रहेगी। लेकिन आजकल के अंदर या पिछले कुछ सालों के अंदर जो मराठी मूवीज आ रहे हैं वो कॉमेडी के नाम पे बस वल्गैरिटी ही फैलाते जा रहे हैं। औरतों के ऊपर जोक मारना, बच्चों के ऊपर जोक मारना या प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जोक मारना फनी नहीं होता, ये चीप लगता है। एंड आई एम रियली सॉरी टू से बट पिछले कुछ सालों में मोस्ट ऑफ द मराठी मूवीज में यही चीजें एज कॉमेडी यूज की जा रही है। जैसे कि आप ये सीन देखिए, त्याशिवाय जमतच नाही मला, सवय नाही, व्यसनच म्हणा ना। नाही नाही, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, लग्नानंतर मुलीला नाही सांगणार, माझा मी समर्थ आहे। एंड बिना वल्गैरिटी की भी कॉमेडी की जा सकती है एंड इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि भूल भुलैया हो गया, पार्टनर हो गया या फिर प्रियदर्शन की कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए। सिचुएशन क्रिएट करके कॉमेडी कैसे बनानी होती है ये आप आराम से समझ जाएंगे। एंड अगर लव स्टोरीज की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द मराठी मूवी सेम ट्रैक के ऊपर चलती है कि एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है एंड वो दोनों ड्यू टू सम रीजन, मे बी क्लास और मे बी कास्ट, इन दो में से एक रीजन के वजह से वो साथ नहीं आ पाते या फिर अगर साथ आ भी जाते तो वो अलग कर दिए जाते हैं। अब ये स्टोरी सुन के आपको कौन सी मूवी याद आ रही है? अगर आपको लगता है सैराट तो आप सही हो, अगर आपको लगता है फैंड्रिक तो भी आप सही हो, अगर आपको लगता है काकन कॉन्ग्रेचुलेशन आप फिर से सही हो, और अगर आपको लगता है दुनियादारी कांग्रेट्स आप फिर से सही हो, अगर आपको लगता है टाइम पास क्लैपिंग्स यू आर राइट। ये रिपीटेटिवनेस बहुत आसानी से दिख जाता है एंड इसके वजह से ऑडियंस बार बार सेम स्टोरी की मूवीज देखने नहीं आना चाहती। एंड रोमांटिक मूवीज अलग बनाई जा सकती है, जैसे कि ये जवानी है दीवानी, लव आजकल, रांझना, लैला मजनू, रब ने बनाई जोड़ी, ये सब के सब रोमांटिक मूवीज ही है, ये सब के सब लव स्टोरीज ही है, लेकिन इन सब की कहानी अलग है। गावठी पना वाला पॉइंट यानी कि देसी पना वाला पॉइंट, मराठी मूवीज में ये बात भी बहुत बुरी है कि कोई गांव का आदमी होगा, ये मुंबई पुणे जैसे बड़े सिटीज में आएगा एंड यहाँ पे अजीब बिहेव करना चालू करेगा एंड उसके इस अजीब बिहेवियर को गावठी पना या देसी पना बोल के टाल दिया जाता है।
देयर आर पीपल जो गांव में रहते हैं एंड वो ऐसे बिहेव नहीं करते। इसमें ये जो कैरेक्टर होता है जो गांव से आता है एक्स्ट्रा क्रिंज होता है, जो कि एक्चुअली ऐसा कोई बिहेव नहीं करता एंड इससे कोई ऑडियंस नहीं कनेक्ट कर पाती है। ये ओवर द टॉप के भी बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है, क्योंकि कोई गांव का आदमी जोर जोर से बातें करके दूसरों को परेशान नहीं करता या राह चलते लोगों के ऊपर थूक देता, या फिर कोई गांव का आदमी ऐसा नहीं है जिसे सिविक सेंस नहीं होता, या कोई गांव का आदमी ऐसा नहीं है जिसे मोबाइल या लैपटॉप यूज नहीं करने आता। बट यही गांवठीपना या देसीपना बोल के मराठी मूवीज में दिखाया जा रहा है। एंड एक और पॉइंट, रिपीटेटिव स्टोरी लाइन, बार बार एक ही स्टोरी को अलग अलग फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एक लड़का है, इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है एंड पूरी मूवी में उसे रियलाइज होता है कि कैसे मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए, एंड किसी वजह से वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये स्टोरी थी बॉयज 1 की, ये स्टोरी है बॉयज 2 की, बॉयज 3 की एंड बॉयज 4 की। एंड बाय गॉड लिटरली बॉयज 1 से बॉयज 4 में हर मूवी में वल्गैरिटी एंड चीपनेस का लेवल बढ़ते जाता है। इस तरह की मूवीज बना के आप मराठी ऑडियंस को प्राउड नहीं फील कराते बल्कि अशेम्ड फील कराते हो। एंड ये देखने के लिए मराठी ऑडियंस नहीं आने वाली है सिनेमा हॉल में। इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसे मराठी मूवीज का नाम लूँ जो ये पैटर्न तोड़ के बिना वल्गैरिटी के एंड कुछ नया ट्राई करके सुपरहिट हुए थे, जैसे कि नट सम्राट, मुळशी पैटर्न, वाळवी बोल के एक मूवी है, देऊळ बंद एंड एलिजाबेथ एकादशी। अब पॉइंट आता है वीक डायलॉग वीक स्क्रीन प्ले का। जो कनेक्शन फील होना चाहिए एक्टर के साथ या फिर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, ये जनरली मराठी मूवीज में लैक करती हुई देखी गई है। जैसे कि एनिमल मूवी में जब रणविजय अपने जीजा को मारने जाता है, जो सुकून मिलता है उसके जीजा को मरता हुआ देख के, क्या वो कभी फील कर पाए हो किसी और मराठी मूवी में? या मार्को के अंदर जब साइरस मार्को के घर में आता है तो वो टेंशन कभी फील हो पाया है? या गैंग्स ऑफ वसेपुर में जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने बंदूक के सारे गोलियां उतार देता है एमएलए के शरीर में, वो हॉस्पिटल वाले सीन में, तो जो सुकून मिलता है क्या वो आप फील कर पाते हो? या उस सीन का वो टेंशन आप फील कर पाते हो किसी और मराठी मूवी में? ये लैक करता हुआ देखा गया है। एंड ये काम डायलॉग राइटर या स्क्रीन प्ले राइटर का होता है मोस्टली, जो कि डायरेक्टर ही होता है। अब ये कनेक्शन क्यों फील नहीं हो पाता? क्योंकि कुछ एसेंशियल बिल्डअप होता है या फिर जर्नी दिखानी पड़ती है या कैरेक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाना चाहिए, जो कि मराठी मूवी जनरली स्किप कर देती है। जैसे कि सिनेमा के अंदर एक रूल होता है, शो डोंट टेल। केजीएफ की फर्स्ट सीन में अगर आपको बताना होता कि रॉकी बहुत खतरनाक है, तो क्या आप बैठ के ये बोलते कि अरे वो बहुत खतरनाक है, वो सबको मार देगा, वो सबको चीर देगा? नहीं, वहाँ दिखाया जाता है ये कि रॉकी जाके सारे के सारे गुंडों को मार देता है। या फिर 3 इडियट्स में रैंचो को जब दिखाना होता है कि वो बहुत क्लेवर आदमी है, तब कोई बोल के नहीं दिखाता कि रैंचो बहुत क्लेवर है, उसका दिमाग बहुत तेज है। नहीं, बल्कि रैंचो एक डिवाइस बनाता है जिससे उसके सीनियर को एक इलेक्ट्रिक शॉक मिले। ये दिखाती है उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो कि अगर बोल के दिखाया गया होता तो उसका इम्पैक्ट हो ही नहीं पाता। एक और तरीका होता है क्लेवर डायलॉग राइटिंग का। याद कीजिए एनिमल मूवी, जब रणविजय उसके घर पे आता है एंड उसके पापा एंड उसकी फर्स्ट टाइम बात होती है, तो उसके पापा ये नहीं कहते कि बेटा आई मिस्ड यू। उसके पापा ये कहते हैं कि जब पहली गोली चली तब तेरा चेहरा आंखों के सामने आया। या फिर वो वाला सीन जहाँ पे रणविजय को अपने दोस्त के बहन के लिए अपना प्यार जताना होता है, वो ये नहीं कहता कि आई लव योर सिस्टर, वो ये कहता है कि मुझे फीवर चला एंड उसे पूछ उसे भी फीवर चढ़ा होगा। ये होती है क्लेवर डायलॉग राइटिंग। इससे जो मैसेज कन्वे करना होता है वो मैसेज भी कन्वे हो जाता है एंड वो बहुत ऑब्वियस भी नहीं होता, जिससे उस डायलॉग का इम्पैक्ट एंड इम्पोर्टेंस ना कम हो जाए। एक और तरीका होता है कैरेक्टर की जर्नी दिखाने का। जैसे पुष्पा मूवी के अंदर पुष्पा एक नॉर्मल वुड कटर से लेके एक सिंडिकेट का हेड कैसे बनता है, ये कैरेक्टर की जर्नी थी। या फिर आप कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा सकते हो। जैसे कि RRR मूवी के अंदर रामचरण का जो कैरेक्टर होता है, उसके लाइफ का एक ही गोल होता है कि कुछ भी करके मुझे ब्रिटिशर्स के अंदर अपनी रैंक ऊंची करते जानी है एंड एक दिन मौका पाके सारे हथियार चोरी करके अपने गांव ले जाने हैं, सो दैट वो लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन ला सके, इंडिया के अंदर रिवॉल्यूशन ला सके। लेकिन वो अंदर से ट्रांसफॉर्म कब होता है?
वो अंदर से ट्रांसफॉर्म तब होता है जब वो भीम के कैरेक्टर को देख के ये जान पाता है कि कैसे भीम सिर्फ अपने शेयर डेडिकेशन से एंड सिर्फ अपने शेयर मोटिवेशन से लोगों को अंदर से बदल पाता है, एंड कैसे सिर्फ भीम को देख के लोग तैयार हो जाते हैं उन ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ द मूवी वो अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड यही ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टर का लोगों को मूवी से जोड़ पाती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन आप एक मोशी पैटर्न में भी देख सकते हो, जहाँ पे राहुल का कैरेक्टर एक सादा सा गांवकरी था जो आगे पुणे में आके एक बहुत बड़ा डॉन बनता है जस्ट बिकॉज उसे अपने फैमिली की केयर करनी है, एंड कैसे कैसे वो धीरे धीरे अपने फैमिली से दूर होते जाता है एंड एक फुल फ्लेज डॉन बन जाता है जिसका कोई परिवार ही नहीं है, एंड फिर से कैसे वो परिवार के खातिर बदलने को तैयार होता है। या फिर आप उसके पापा के अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हो कि कैसे एक बाप जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है धीरे धीरे उस बेटे से इतनी नफरत करने लगता है कि अपने सगे बेटे की मौत पे भी वो हंसने लगता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि मराठी इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही है, वही 2-3 तरह की मूवीज बनाएंगे, लव स्टोरी या कॉमेडी या गैंगस्टर ड्रामा, जबकि पिछले कुछ सालों में दूसरे इंडस्ट्रीज ने सिर्फ एंड सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सिनेमा करके या कुछ हटके करके अपना नाम बनाया है, जैसे कि चुरुली, कुमारी, मार्को, सूक्ष्मदर्शनी, जलीकट्टू, RRR, KGF, चार्ली 777, 96, चेन्नई सेंट्रल, असुरन, गुड नाइट, वजई या मियगन। जबकि ये इनोवेशन या एक्सपेरिमेंट की चाह मराठी इंडस्ट्री में कहीं लैगिंग से दिखती है। कोई भी अच्छी स्टोरी या कोई भी अच्छी मूवी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सेटअप, मेन एक्शन एंड रिजोल्यूशन या फिर क्लाइमैक्स। ये आप मराठी मूवीज में नहीं देख पाते हो। सेटअप के अंदर वो वर्ल्ड सेटअप किया जाता है कि मेन कैरेक्टर के अराउंड की दुनिया कैसी है एंड वो कैसे उनसे इंटरेक्ट करता है। उसके बाद एक इनिशिएटिंग मूवमेंट आता है जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर चेंज होता है या उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद जो मेन एक्शन होता है वो उसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को या उसने जो गोल डिसाइड किया है उस गोल की तरफ उसकी पूरी जर्नी को दिखाता है, एंड एट द एंड रिजोल्यूशन में उसे उसका फल मिलता है या फिर क्लाइमैक्स आता है। यही पैटर्न आपको हॉलीवुड के हर मूवीज में या इंडिया के भी हर बड़ी मूवी में देखने मिलेगा, RRR में, KGF में, पुष्पा में, असुरन में, चेन्नई सेंट्रल में, मार्को में एंड बहुत सारी मूवीज में। बट ये पैटर्न आपको मराठी मूवीज में कहीं देखने नहीं मिलता या बहुत कम मूवीज में देखने मिलता है, जैसे कि मोशी पैटर्न हो गया, सैराट हो गया या ज़ोंबी वली हो गया या नट सम्राट हो गया। फिर आता है वीक डायलॉग या वीक पंचलाइन। एक स्ट्रॉन्ग डायलॉग या एक स्ट्रॉन्ग पंचलाइन जो होती है वो ऑडियंस एंड कैरेक्टर इन दोनों के अंदर ब्रिज की तरह होती है। यानी कि जब मैं कहता हूँ कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आपको कौन याद आता है? या जब मैं कहता हूँ झुकेगा नहीं साला, तब आपको कौन याद आता है? या जब मैं कहता हूँ कि यू आर इट विद अ रॉन्ग पर्सन, कौन याद आता है? देख रहे हो विनोद, कैसे डायलॉग बोलते ही सीन याद आ रहे हैं। ये मराठी इंडस्ट्री में लैग कर रहा है एंड ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है बैड सिनेमाटोग्राफी, बैड सेट्स एंड बैड एडिटिंग का पॉइंट। सिनेमा में लाइटिंग के लिए 3 लाइट यूज किए जाते हैं, एक होती है की लाइट, एक होती है फिल लाइट और एक होती है बैक लाइट। एंड ये चीज़ें इतनी कॉमन है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसे यूज करते हैं या मीडियम साइज यूट्यूबर भी इसे यूज करते हैं। तो इन बातों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप ये दोनों फोटोज देखिए, अलग लग रहे हैं ना? ये फर्क होता है लाइटिंग का। एंड फिर आता है बैड एडिटिंग का पॉइंट। ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। सबसे पहले एनिमल का ये शॉट देखिए। Silence! Silence! Silence, class! Now, children, behave yourselves! देख रहे हो इस सीन में कैसे पहले ऑडियो आता है एंड उसके बाद वीडियो आता है, इसे कहते हैं एल कट। एंड फिर आप ये सीन देखिए, इसमें अगला सीन आने से पहले अगले सीन का ऑडियो आ जाता है, इसे कहते हैं जे कट। ये दोनों बहुत ही कॉमन चीजें हैं, बट इस इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एडिटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वही वेनिला टाइप की एडिटिंग की जा रही है जो 10-15 साल पहले भी की जाती थी। एंड अच्छी एडिटिंग मूवी को भी अच्छी बनाती है, सो ये चीज़ें भी इंक्लूड करनी चाहिए। अगला पॉइंट है बीजीएम के बारे में। एक बीजीएम डिसाइड करता है कि मूवी और उस पर्टिकुलर सीन का थीम क्या है, एंड एक बीजीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मराठी मूवीज में म्यूजिक अच्छा नहीं है, म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल लल्लाटी भंडार, जीव रंगला, धगा धगा, अप्सरा आली,
चंद्रा एंड many more। इस चीज के बारे में सबको मानना पड़ेगा कि मराठी इंडस्ट्री इज ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल, नो, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। मैं बात कर रहा हूँ बीजीएम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ये सुनिए। Mr. Balbir Singh is said to be in critical condition. देख रहे हो कैसे सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक से ये पर्टिकुलर सीन कितना इंटेंसिफाई हो गया। यही बैकग्राउंड म्यूजिक होता है जो इस सीन को बाकी सीन से एंड बाकी मूवी से अलग बनाता है एंड एक टोन सेट करता है, एक इमोशन सेट करता है उस पर्टिकुलर सीन के लिए। बट मराठी मूवीज में बैकग्राउंड अलग से डिजाइन किया ही नहीं जा रहा, वही एक ही बैकग्राउंड मोस्ट ऑफ द मूवीज में यूज किया जा रहा है या कुछ बेसिक साउंड इफेक्ट्स यूज किए जा रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवीज। यही डिसाइड करता है कि वो सीन किस तरह में जाएगा। क्योंकि ये देखना आप, इनमें से किसी सीन में कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन बिना किसी डायलॉग के सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक से कैसे इन सीन्स के थीम्स या इन सीन्स के इमोशन एस्टैब्लिश हो जाते हैं। अगला पॉइंट है द स्टार प्रॉब्लम। मराठी इंडस्ट्री के अंदर कोई बड़ा स्टार नहीं है। एक स्टार और एक एक्टर में फर्क होता है एंड आई डोंट मीन कोई अच्छे लीड एक्टर नहीं है। मैं एक स्टार की बात कर रहा हूँ जिसकी फेस वैल्यू इतनी हो जिसे देख के लोग सिनेमा हॉल में आए। हाँ, रितेश देशमुख, नाना पाटेकर है, बट ये दोनों हिंदी इंडस्ट्री में फेमस है, ना कि मराठी इंडस्ट्री में। हाँ, ये दोनों मराठी इंडस्ट्री में काम जरूर करते हैं, लेकिन ये अपने हिंदी में किए हुए कामों के लिए ज़्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू मराठी मूवीज़। स्टार से मेरा मतलब है अल्लू अर्जुन, यश, ऋषभ शेट्टी, जूनियर एनटीआर। इनके मूवीज भले ही बुरे बने, बट एटलीस्ट डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को इतना कॉन्फिडेंस तो होता है कि कम से कम 50 करोड़, कम से कम 70 करोड़ तो इन स्टार की वजह से मूवी कमा ही लेगी। एंड इन स्टार के वजह से ही क्रिएटिव लिबर्टी एंड क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है जब आपके पास बजट बहुत कम हो। जो बचे कुछ अच्छे स्टार्स है, यानी कि नाना पाटेकर, श्रेयस तलपड़े, रितेश देशमुख, जॉनी लीवर, ये सब प्रोमिनेंटली हिंदी एक्टर्स है। या फिर जो कुछ अच्छे एक्टर है जैसे कि प्रिया बापट या अमय वाघ, ये भी आजकल मेजोरिटी ऑफ काम हिंदी सिनेमा या फिर हिंदी वेब सीरीज में ही कर रहे हैं। एंड आखिरी पॉइंट आता है लैक ऑफ प्रमोशन का। जहां इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी रामचरण अपनी मूवी वाराणसी में प्रमोट करते हैं, अल्लू अर्जुन अपनी मूवी जाके पटना में प्रमोट करते हैं, चियान विक्रम अपनी मूवी आके मुंबई में प्रमोट करते हैं। मराठी स्टार्स अपनी मूवी महाराष्ट्र के अंदर ही ज्यादा प्रमोट करते हुए नहीं नजर आते। ऐसा कितनी बार हुआ था कि कोई मराठी स्टार किसी कॉलेज के अंदर जाके अपनी मूवी प्रमोट कर रहा था या किसी मॉल में जाके अपनी मूवी प्रमोट कर रहा था। एग्जाम्पल लीजिए आवेशम का। ये मूवी प्रमोट करने के लिए खुद फहद फासिल एन नंबर ऑफ कॉलेजेस में गए थे एंड वहां जाके उन्होंने मूवी प्रमोट की थी। तो फिर क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि मराठी इंडस्ट्री किसी मॉल में चले जाए, किसी कॉलेज में चले जाए, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाए एंड वहां जाके मूवी प्रमोट करे। एंड ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज मराठी आदमी मराठी पिक्चर देखने नहीं जाता। ये बड़े दुःख की बात आहे की अगर मैं हिंदी बात करते करते एकदमच मराठी बोलायला चालू करेल तर तुमच्यापैकी बहुतांश लोकांना कळत असेल की मी काय बोलतोय, पण तुमच्यापैकी बऱ्यापैकी लोक असे असतील ज्यांनी मागच्या 2-3 वर्षात सिनेमा हॉलमध्ये जाऊन कोणताच मराठी चित्रपट नाही पाहिला। अँड दिस इज अ रिअली शेमफुल थिंग, कारण आपण लोक, आपण ऑडियन्स, आपणच सर्व काही आहोत या मराठी इंडस्ट्रीचे आणि या मराठी इंडस्ट्रीला जपण्यासाठी आपली गरज आहे। मी फक्त रिक्वेस्ट करू शकतो की प्लीज जाऊन मराठी चित्रपट पहा आणि या मराठी सिनेमाच्या जगाला वाचवा, कारण आपली समृद्धी, आपली संस्कृती, आपले चित्रपट फक्त आपण जपू शकतो। आणि आज जर आपल्या चित्रपटांना आपली गरज आहे तर आपण जाऊन पाहिलं पाहिजे, कारण आपण नाही वाचवणार तर कोणीच नाही वाचवणार या मराठी चित्रपट जगाला। सिर्फ बुराई करके चले जाना मेरी आदत नहीं है, तो कुछ सॉल्यूशन भी सजेस्ट करना चाहूँगा जिससे मराठी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। सबसे पहले कोलैबोरेशंस की बात करते हैं। बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी या बड़े टॉलीवुड सेलिब्रिटी या बड़े किसी और इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज के साथ मूवी बनानी चाहिए जिससे मराठी ऑडियंस खींची चली आए सिनेमा हॉल में। सेकेंड पॉइंट, क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। सिर्फ एडिटिंग की क्वालिटी नहीं बल्कि डायलॉग राइटिंग की, स्क्रीन प्ले की एंड सीन प्रेजेंटेशन की भी क्वालिटी बदली जा सकती है।
उसके बाद प्रमोशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि मराठी स्टार्स बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके, मुंबई या पुणे की सिटी के कॉलेजेस में जाके वहाँ के मराठी स्टूडेंट से अपील करे कि आप आइए और मराठी मूवी देखिए, अपनी रीजनल आइडेंटिटी के ऊपर प्राउड फील कराइए। जैसे कांतारा अकेली मूवी ने उसके पूरे रीजन के वो जो फेस्टिवल्स थे उसको प्राउड फील कराया यानी उन लोगों में एकता जगाई, वैसे मराठी फेस्टिवल्स एंड मराठी सेलिब्रेशंस के ऊपर सब चीज़ों को ग्लोरीफाई करती हुई मूवी बनानी चाहिए, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल पांडुरंगाची जी वारी असते उसको ग्लोरीफाई करना, या फिर गोंधळ बोल के एक प्रकार होता है उसको ग्लोरीफाई करना। इससे जो प्रमोशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी होगा उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आ सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ने चाहिए, जैसे छोटा बजट होने के बाद भी एक्सपेरिमेंट किया एंड मार्को बना, कम बजट होने के बाद भी एक्सपेरिमेंट किया एंड दमन बना, या कम बजट होने के बाद भी एक्सपेरिमेंट किया एंड कांतारा बना, जिससे इंटरनेशनल लेवल तक आपकी आवाज़ पहुंच गई एंड वो मूवी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। वैसे ही मराठी इंडस्ट्री को भी एक कांतारा, एक दमन, एक KGF की ज़रूरत है, एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट की हेल्प। एट द एंड गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है, जैसे दमन मूवी की गवर्नमेंट ने हेल्प की थी उसे बहुत सारे स्टेट में टैक्स फ्री बना के, वैसे ही बहुत सारी मराठी मूवीज़ को टैक्स फ्री बना के उनकी बहुत हेल्प की जा सकती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पहले ही स्ट्रगल कर रही है। सो ये छोटी छोटी मददें भी बहुत काम आएगी उनके लिए। या फिर गवर्नमेंट मूवी बनाने के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स या लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड कर सकती है, या सब्सिडाइज रेट पे कैमराज, माइक एंड अदर इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें आपको जो भी लगता है, एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।